जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग ईरान एंड इजराइल वार को पूरे समझेंगे विस्तार से। ईरान एंड इजराइल वार। देखिए, यह है अपना प्यारा भारत। जहां कुल जनसंख्या 140 करोड़ से ऊपर है। साथ ही जो अपना देश भारत है, कल हम आपको बतलाए थे कि ब्याज कैसे निकालते हैं। मतलब ब्याज निकाल के यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि जैसे कोई भी देश है उसको चलाने के लिए इकोनॉमी की आवश्यकता होता है, और कोई भी देश है वो इकोनॉमी कैसे कमाता है। ठीक है, जैसे 140 करोड़ जनसंख्या है, उसके बाद जो भारत है उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है? देखिए, पहले होता है पूंजीपति, समाजवादी और मिश्रित। पूंजीपति होता है जैसे पूरा कंट्रोल जो है मतलब प्राइवेट कंपनियों के पास होता है। उसके बाद है समाजवादी, जिसका पूरा कंट्रोल सरकार के पास होता है। और मिश्रित है, इसका आधा कंट्रोल सरकार के पास है और आधा कंट्रोल पूंजीपतियों के पास होता है। साथ ही जो अपना भारत है, इसमें खुली अर्थव्यवस्था पाया जाता है। खुली अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? जैसे अपना देश में जनसंख्या 140 करोड़ है और यहाँ संसाधन उतने पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए भारत दूसरे देश से आयात और निर्यात करता है। उसको कहते हैं खुली अर्थव्यवस्था। देखिए, अब हम लोग समझते हैं कि जो भारत है इसके बगल में है पाकिस्तान। यह है पाकिस्तान, इसके ऊपर है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान हो गया, उसके जस्ट बगल में है ईरान। ईरान के बगल में है इराक। इराक के बगल में है सीरिया। और इसके बगल में है इजराइल। और यह है लेबनान। और इधर है अमेरिका, यूएसए। तो युद्ध क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग समझते हैं ईरान के बारे में। देखिए, ईरान जो है वहाँ पे तेल का बहुत बड़ा खजाना है। ठीक है, और ईरान में जो कंट्री है वह उसमें मेजॉरिटी पीपुल है वह है इस्लाम धर्म को मानने वाले। साथ ही जो इस्लाम धर्म है उसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं पैगंबर मोहम्मद साहब को। जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनका जब निधन होता है तो वह दो भागों में बढ़ जाता है। पहला
वे जो कहते हैं कि हम अपने सोच के आधार पे अपने मतलब निर्देशक को चुनेंगे, यानी सुप्रीम लीडर को चुनेंगे। तो अभी के वर्तमान सुप्रीम लीडर होते हैं वहाँ के अली खामनेई, और जो एक और होते हैं वह कहते हैं कि हम अपने पैगंबर को वही चुनेंगे जो वंशानुगत हो, यानी उनके जो पैगंबर मोहम्मद साहब के जो दामाद होते हैं, यानी उनका नाम होता है अली, उन्हीं को कुछ लोग अपने अगला उत्तराधिकारी मानते हैं। जो मतलब सोच के आधार पर डिसाइड किए रहते हैं उनको कहा जाता है सुन्नी, और जो वंशानुगत चुनते हैं उनको कहा जाता है शिया। उसके बाद जो ईरान है, यहाँ पे तेल का बहुत बड़ा भंडार होता है। तो सबसे पहले दो देश यानी ब्रिटेन और रसिया, ये दोनों देश सबसे पहले कहते हैं कि हम ईरान पर कब्जा करेंगे ताकि हम तेल को प्राप्त कर सकें। तो दोनों कोई युद्ध करते हैं, लेकिन बाद में दोनों कोई समझौता कर लेते हैं, कहते हैं युद्ध करेंगे तो दोनों का नुकसान होगा। तो दोनों कोई समझौता कर लेते हैं। उसके बाद जो साउथ वाले पार्ट होता है वह ब्रिटेन रख लेते हैं, जो नॉर्थ वाला पार्ट होता है वह रसिया रख लेता है। उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड वार शुरू होता है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है। जिसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में दो राष्ट्र उभरते हैं, पहला यूएसए और दूसरा रसिया। तो जो यूएसए होते हैं यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहते हैं कि हम ईरान से दोस्ती कर लेंगे तो हमारे पास जो तेल का है वो बहुत सारा भंडार हो जाएगा और हम दुनिया में सबसे ताकतवर हो जाएंगे। तो अमेरिका ईरान से दोस्ती कर लेता है और साथ ही यहाँ पर अपने बहुत सारे खुफिया एजेंसी बना लेता है। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद 1989 ईस्वी में जब ईरान को यह पता चलता है कि अमेरिका यहाँ तक आ गया है कि वहाँ के जो पीएम हैं उनको भी चेंज करने का ताकत रखता है, तो ईरान 1989 ईस्वी में अमेरिका को यहाँ से निकाल देता है अपने देश से। तो अमेरिका इसका शत्रु हो जाता है। उसके बाद अमेरिका कहता है ईरान को कि तुम इराक को कि तुम ईरान पर हमला करो। तो ईरान भी जो लेबनान है उसको पैसा देने लगता है और साथ ही यहाँ पे हिजबुल्लाह नाम के खुफिया एजेंसी को खड़ा करता है ताकि ये इसको मतलब इराक को मार सकें। और साथ ही जो इजराइल है और लेबनान है इसके बीच जब युद्ध होता है तो लेबनान का मदद कर देता है ईरान। तो इजराइल कहता है कि तुमसे तो दुश्मनी नहीं था,
लेकिन तुम इसका क्यों मदद कर रहे हो। इस लेबनान को ईरान ने ही बनाया था, मतलब सपोर्ट करता है, इसलिए ये जो इजराइल है इसका जो सपोर्ट करता है वो करता है यूएसए, यानी अमेरिका करता है। तो जो इजराइल है यह मिसाइल मार देता है ईरान पर। ईरान पर जैसे ही मिसाइल मारता है तो वहाँ जो रहते हैं अली खamenei साहब, सुप्रीम लीडर होते हैं, उनका निधन हो जाता है। और यह सोचिए कि अपने देश है उसमें अगर राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए तो सब लोग पर क्या बीतेगा। उसी तरह से वहाँ के सबसे सुप्रीम लीडर होते हैं उनका निधन हो जाता है। उसके बाद इन दोनों के बीच युद्ध होने लगता है। और यहाँ पे है जल का एथिमार्ग है, यहाँ है ओमान, गल्फ ऑफ ओमान, साथ ही यहाँ पे है गल्फ ऑफ हरमुज, गल्फ ऑफ हॉर्मुज। तो जो यहाँ से जितने भी रहते हैं तेल के जो पनडुब्बी होते हैं, सबमरीन होते हैं, वह यहाँ से गुजरते हैं। वह जो ईरान है यहाँ पे माइंस लगा देता है, कहता है कि यहाँ से कोई भी जो सबमरीन है वो पास नहीं करेगा। और यह युद्ध लंबा चलता है जिसके कारण यहाँ से बहुत सारे जो भारत पेट्रोलियम का आयात करता था वह बीच में अवरुद्ध हो गया था, जिसके कारण भारत में पेट्रोलियम का दाम बढ़ते जा रहा है। साथ ही जो गैस होते हैं, नेचुरल गैस, उनके भी दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो यूएसए जो है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वह सबसे पहले भारत को पहले कहता था, भारत को कहते थे कि जो भारत है वह रशिया से व्यापार करते थे, रशिया से अच्छा संबंध था, रशिया से व्यापार करते थे। तो यूएसए बोला कि तुम रशिया से व्यापार नहीं करो। उसके बाद जो यूएसए है वह फिर कहा कि तुम ईरान से व्यापार नहीं करो। वो कह रहा था कि हमसे व्यापार करो, तो इनसे व्यापार किए। उसके बाद ये जो है पैसा को कह रहा था कि डॉलर में देने के लिए, तो डॉलर में भी दिए। अब हाल मतलब बहुत ख़राब हो गया है स्थिति। तो समझाने का यही मतलब है कि जो यूएसए है वह जब 1971 का लड़ाई हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वार, उसके बाद उसमें यह पाकिस्तान के तरफ से 7वां बेड़ा लेकर के आया था इंडिया के लिए। और जो मोदी जी है वो हमेशा यूएसए के समर्थन में रहते हैं। जो रशिया अपना मतलब भाई जैसा है, उससे मतलब धीरे धीरे जो रिश्ता है वो कम होते जा रहा है और हम लोग ज़्यादा डिपेंड हो रहे हैं अमेरिका के तरफ। क्योंकि जितने भी कुछ है, जैसे आप लोग यह वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब ही या अमेरिका के हैं। जो सर्च करते हैं गूगल, वो भी अमेरिका के हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका के पास कितना कुछ है। यह हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब ये दिखा रहे हैं कि अपने जो भारत हैं वह पहले जो हम लोग थे, तो जो शतरंज है वह भारत में ही, मतलब भारत से ही उत्पन्न हुआ था। साथ ही जो चाणक्य थे वो इतने महान अर्थशास्त्री थे। साथ ही जो अब हम लोग के एस जयशंकर हैं, यानी वे जो है विदेश मंत्री हैं, उनको आप लोग देखते होंगे कि अब पहले ज़्यादा बोलते थे लेकिन अब कुछ कम ही बोलते हैं, क्योंकि हमने एक रिश्ता बनाने के चक्कर में, अमेरिका के चक्कर में रशिया से छोड़ दिए। साथ ही ये जो यूएसए है अब बोल रहा है कि अब जा कर के रशिया से आप तेल खरीद सकते हैं। लेकिन यूएसए कौन होता है कहने वाला भारत को कि हम जाएं रशिया से ख़रीदने के लिए। मतलब भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र
जब है तो हम किसी से पूछने क्यों जाएं और किसी की गुलामी क्यों करें, समझ रहे हैं। तो इसलिए भारत सरकार को देखना चाहिए कि जो अपने देश हैं भारत, इसमें शिक्षा व्यवस्था को कम से कम सुधार करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा और साथ ही जो नारी हैं उनके शिक्षा व्यवस्था अधिक सुधारना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला शिक्षक होती है तो माँ ही होती है। साथ ही यह बताना चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है तो ईरान, जब पाकिस्तान से वार चलता है तो जो ईरान है वो कहता है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है लद्दाख में, उसको ईरान कहता है कि इंडिया के हैं। लेकिन वही चाइना है यहाँ पे जो कब्जा किया हुआ है वो कहता है ईरान की यह चाइना का ही है भाग। साथ ही जब वार होता है पाकिस्तान और इंडिया में तो जो यूएसए है, अमेरिका, वह इसको हथियार दे देता है पाकिस्तान को और कहता है कि हथियार देता है, कहता है युद्ध करने के लिए। युद्ध करेगा तब जाकर के इनके जो और हथियार हैं वो भारत खरीदेगा। लेकिन भारत सरकार को यह देखना चाहिए कि अपने जो इसरो है, डीआरडीओ है, इसको मजबूत करना चाहिए। मतलब संस्था को अधिक जितना हो सके अधिक से अधिक फंड देना चाहिए, ताकि अपना जो देश है वह भविष्य में आगे बढ़े। साथ ही जो रसिया है उनसे जो भारत है, जो पहले जिस तरह से संबंध था उस तरह से रखना चाहिए। अमेरिका से उतना मतलब नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो अमेरिका है कभी साथ नहीं दे सकता है। यह ऐसा व्यक्ति है जिसको आप दूध पिलाइएगा तो यह सांप बनकर के बाद में आपको डस लेगा। साथ ही कुछ न्यूज़ के मुताबिक यह भी सुना गया है कि जो ईरान है वह न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला था। यह न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया है, यानी परमाणु संपन्न नहीं है, तब अपने आसपास के जितने भी कंट्री है उसको सताता है, और न्यूक्लियर संपन्न हो जाएगा तो यह और ही सताएगा। इसलिए जो अमेरिका है यह ईरान पर यानी वार करने के लिए इजराइल का साथ दे रहा है। साथ ही हाल ही में जो गल्फ ऑफ होर्मुज़ है, यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल ने यह निर्णय लिए हैं। इसके अंदर यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 नेशंस हैं, यानी 15 राष्ट्र हैं, जिसमें से 5 जो हैं वह परमानेंट हैं और जो 10 हैं वह नॉन परमानेंट हैं। जो परमानेंट में हैं कौन कौन से हैं? सबसे पहले हैं यूएसए, रसिया, चाइना, यूके और फ्रांस ने मिल करके जो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है वे एक निर्णय लिए कि जो गल्फ ऑफ होर्मुज़ है, जो संधि है, उसमें हर किसी के जो सबमरीन है उसको पास होने दिया जाए, यानी जो बैरियर है उसको निकाला जाए। साथ ही इसमें यूएसए, यूके और फ्रांस ने समर्थन किया, और जो 2 देश हैं रसिया और चाइना, ये दोनों वीटो लगा देते हैं, क्योंकि जो चाइना होते हैं वह ईरान के सबसे अच्छे दोस्त हैं। साथ ही जो यह बाहर आया मतलब रेजुलेशन, तो उसमें 135 देश इसको सही माना है। मतलब उसमें भारत भी शामिल है। भारत भी चाहते हैं कि जो यह है इसको खोल देना चाहिए। साथ ही एक और बात है, जो यह ईरान है
वह भारत को कह रहे थे कि आप एक पानी का मतलब एक टनल लगा दीजिए जो भारत से होकर के मतलब ईरान से होकर के पाकिस्तान होते हुए भारत तक मतलब आ जाए, और भारत वहाँ से ईरान तेल खोल देगा और भारत वहाँ से तेल को प्राप्त कर लेगा। लेकिन अमेरिका बीच में रोक लगा दिया, बोल रहा था कि वहाँ टनल नहीं बनेगा। साथ ही ये जो अली खamenei है, तो आप लोग इससे समझ सकते हैं कि अमेरिका भारत का कितना भला चाहता है। तो ये सब है ईरान और इजराइल वार के विषय में। इससे आप लोग सीख सकते हैं कि जो हर राष्ट्र होता है वो चाहता है कि अपने देश में हर सुविधाएं सुलभ हो। उसी तरह से जो हम कल आपको जो ब्याज बतलाए थे, यानी 1 लाख का ब्याज 5 महीना में होता है 15,000। तो सोचिए कि जो यहाँ के महिलाएं हैं मतलब जो लड़कियां हैं उनको पढ़ाने के लिए पिताजी उनको पढ़ाते नहीं है, और साथ ही जो दहेज होता है उनको 4-5 लाख दहेज देते हैं और शादी करते हैं। तो पिताजी को सोचना चाहिए कि जो 4-5 लाख पैसा है उसको हम किन्हीं को ब्याज पर दे दें। जब तक लड़की पढ़ रही है उनको जो ब्याज के पैसा है उनसे पढ़ भी लेगी, और उनको दहेज देना होगा तो दहेज भी दे देगी। और साथ ही जो दहेज नहीं देना है तो लड़की पढ़ लेगी और पढ़ करके अच्छे अफसर बन जाएगी, तो उनको दहेज नहीं देना पड़ता है। और साथ ही जो है वो भारत को शिक्षित करने में और मदद भी करेगी। साथ ही हमारा बात यदि भारत सरकार तक पहुंचता तो हम भारत सरकार को यही कहना चाहते कि देखिए मोदी जी, अपने जो देश है या राम राज्य चाह रहे हैं कि राम राज्य बने, तो राम राज्य जो भगवत ध्वज है वह शांति का प्रतीक नहीं होता है, क्रांति का प्रतीक होता है। जैसे आप देख लीजिए कि अपने जो स्वामी विवेकानंद जी थे हमेशा भगवा कपड़ा धारण करते थे, और अमेरिका में भी जा कर के 7 समुंदर पार जा कर के उनको सिस्टर एंड ब्रदर्स करके बुलाते थे, और साथ ही वहाँ जा कर के कहते थे कि जो हम सब है वो सब एक ही सिंधु के बिंदु से निकले हैं। तो आप समझ ही सकते हैं इससे। मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।